तो आज हम उसी वाले से बात कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म साहब की शख्सियत के किन पहलुओं पर हमें फ़ोकस करना चाहिए और जो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और जो असूल और कवायद हमें बताए हैं उन पर हम अमल क्यों नहीं कर रहे और कायद के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, ख़ास तौर पर हम इस पर फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ वेरी रिस्पेक्टेबल जनाब आज़ाद बिन हैदर साहब मौजूद हैं, तहरीक आज़ादी का हिस्सा भी रहे, कायद-ए-आज़म साहब की तहरीक और पाकिस्तान की तहरीक का एक सरगर्म कारकुन भी रहे। उनसे हम समझेंगे कि कायद-ए-आज़म साहब की शख्सियत कैसी थी और उन्होंने उनके साथ जब वक्त गुजारा और जब उनकी तमाम असूलों के हवाले से जब वो अपनी ज़िंदगी को रिलेट कर रहे थे तो कैसा फील करते थे और आज 68 बरसों बाद वो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज़ाद बिन हैदर साहब, सर कायद के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में बहुत हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। उसमें हम देख रहे हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं है, जमहूरियत की कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आए, इदारे जो है वो मुस्तहकम होते हुए नज़र नहीं आए। 4 मार्शल्लाह हम विटनेस कर चुके हैं और जिसकी कीमत हमारे इदारों ने, पाकिस्तान ने, गरीब आवाम ने अदा की है और अभी भी अदा कर रहे हैं। अमीर गरीब में इतना गैप है, इसके अलावा यहाँ माफियाज़ का जो इतना गठजोड़ है उसकी भी बहुत भारी कीमत हमने अदा की है। लेकिन सर सबसे पहले मुझे बताएं कायद-ए-आज़म साहब की शख्सियत किस तरह की थी? क्या बड़े सग़ीर में वाकई पिछले 250-300 साल की तारीख़ में इतना बड़ा लीडर जो है वो पैदा नहीं हुआ और इसमें कितनी हकीकत? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कायद-ए-आज़म, अभी आपने खारा दर की बात की, जब ये पैदा हुए तो साथ में करीब में एक मस्जिद थी, तो वहाँ से अज़ान आती थी। ये आगा खानी थे, तो वहाँ से अज़ान आती थी, अज़ान की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो नन्हे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना थे उस वक़्त, तो वो अपनी माँ से कहते थे ये मेरा नाम मोहम्मद बार बार के क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा बेटे ये मुसलमानों की अज़ान होती है और ये बार बार ये इसलिए ये नाम लेते हैं तो फिर लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि रिसर्च जारी रहनी चाहिए। मैं भी रिसर्च एक छोटा सा कारकुन हूँ रिसर्च का। कायद-ए-आज़म के जो वालिद थे वो जुज़ वक्ती कुरान शरीफ पढ़ाते थे, हालांकि वो आगा खानी थे। और कायद-ए-आज़म की एक तो माँ होती है जिसकी गोद में बच्चा पैदा होता है, और भी इनके भाई थे, बहनें भी थी, लेकिन इसके साथ एक खुसूसी इसकी वालिदा ने तरबियत की। और फिर दूसरी तरबियत होती है मदरसातुल इस्लाम। मदरसातुल इस्लाम में लाजमी उन्होंने यसरुल कुरान पढ़ा, लाजमी उन्होंने सिपारा पढ़ना शुरू कर दिया, लाजमी उन्होंने इस्लामियात पढ़ी। थोड़े अरसे के लिए बॉम्बे भी गए, वहाँ भी एक इस्लामिया स्कूल में दाखिल, थोड़ा अरसा ये यहाँ पर मिशन स्कूल में भी रहे हैं। लेकिन ये जो 10 साल होते हैं, मैं चूँकि मेरे 10-12 स्कूल रहे हैं, मैं तालीम से बात हूँ, तो ये जो फाउंडेशन होती है आदमी की, ये पहले 10 साल में बनती है और वो उस पर ही फिर उसकी इमारत खड़ी होती है। तो ये जो 10 साल थे कायद-ए-आज़म के पहले, जहाँ इस सिंध मदरसातुल इस्लाम में और फिर बॉम्बे में इस्लामिया स्कूल में, और फिर इनके वालिद का कुरान पढ़ाना, ये सारी चीज़ों को आप देखें कि एक शख्सियत की तामीर किस मुआशरे में हो रही है। और वो उस वक़्त खारा दर मीठा दर की सोसाइटी क्या थी उसमें। अब एक बात है कि एक बच्चे वहाँ पर कैंचे खेल रहे हैं, गोलियाँ, तो वो कहते थे ये गंदा खेल है, और क्रिकेट खेले खड़े होकर सर ऊंचा करके खेला जाता। ये छोटी बातें नहीं हैं, छोटी बातों में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म जो बिल्ट होते हैं, अब 14, 16, 15, 16 साल का एक बच्चा लंदन जाता है, उसको वालिद तो बिज़नेस की उसके लिए भेजते कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन यहीं पर सिटी कोड जो है, पुरानी सिटी कोड अभी भी है, तो यहाँ एक आदमी ने चोगा पहना हुआ था। उस वक़्त बैरिस्टरों के लिए लाजमी होता था चोगा पहन कर, मैंने भी पहना वकालत में। तो उन्होंने कहा कि ये जो आदमी है बाबा, ये चोगा पहन के फिर रही है क्या? उन्होंने कहा ये वकील है, ये बैरिस्टर है। तो उसने कहा मैं भी बन सकता हूँ।
अब ये देखें 6-7 साल के बच्चे का वीएन किधर जा रहा है। उसने वही चीज़ जो 7 साल के बच्चे में थी, जब 14-15 साल का हो गया लंदन में गया, तो लंदन में मुख्तलिफ इन्स उनको कहते थे कॉलेजेस को, तो जब लिंकन इन पर गया तो फिर इसको वो सामने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ। फातिमा जनान ने भी इसको कोट किया अपनी किताब में। तो उसने कहा कि ये किन लोगों के नाम लिखे हुए? उन्होंने कहा ये मुकन्नन हैं जिन्होंने कानून दिए दुनिया को, बैनुल अक़वामी कानून। तो कहने लगे इसमें तो मेरे नबी का नाम लिखा हुआ, मोहम्मद तो हमारे नबी थे, तो फिर मैं तो यहीं दाखिला लूँगा। तो इतनी इंस फिरने के बाद कायद-ए-आज़म डिसाइडेड ये। एक बात जो है, मैंने सारे लीडरों का मैं एहतराम करता हूँ, मुझे किसी से, लेकिन एक्सक्लूसिवनेस जो कायद-ए-आज़म में है, उसने कभी अपनी किसी स्टेटमेंट को दूसरे दिन ये नहीं कह के किया कॉन्ट्राडिक्ट कि मेरा तो मतलब ये था और मेरा तो मतलब ये था। नो, कोई एक्सक्यूजेज नहीं दी। वो एक्सक्यूजेज उनके मुंह से जो वर्ड्स निकल गए, 2000 फाइनल, और वो वर्ड्स मुंह से निकालने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे। सर, आज की लीडरशिप में और कायद-ए-आज़म साहब की जो लीडरशिप थी, उसमें कितना आप फ़र्क आपको अब नज़र आता है? और ख़ास तौर पर हमें ये बताएं कि उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल से आज हमने कितना डेविएट किया है, कितना दूर हम चले गए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया, कायद-ए-आज़म से जब ये पूछा गया, पहली बात जो ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। मेरी अभी एक किताब अगले महीने आ रही है, उसमें कायद-ए-आज़म से जब भी पूछा गया, हैदराबाद दक्कन हो, बम्बे हो, अलीगढ़ हो, लाहौर इस्लामिया कॉलेज हो, कि आपका आइन क्या हो, उलमा ने पूछा, तो उन्होंने कहा हमें आइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आइन तो कुरान है, और हमारा दस्तूर जो है वो तो 1300 साल पहले हमारे नबी अकरम दे गए हुए थे। तो ये बात जो है, एक नंबर बात पहली तो ये है कि कायद-ए-आज़म के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं था। दूसरी बात यह है कि कायद-ए-आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, इंडो पाकिस्तान के नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट माना जाता है, एक डिप्लोमेट माना जाता है, एक स्पोक्समैन माना जाता है। उसकी वजह यह है कि उनकी स्टडी बहुत थी। अब आपने उस लीडरशिप का और आजकल की लीडरशिप का, कायद-ए-आज़म तो बड़ी दूर की बात है, ये पूरी लीडरशिप लियाकत अली ख़ान का कि वो उस करैक्टर पर नहीं उतर सकती। लियाकत अली ख़ान ने अपना मकान नहीं या बनाया, कोई क्लेम नहीं लिया। लियाकत अली ख़ान के पास 70 रुपये बैंक बैलेंस छोड़ कर गए, 4 अंगूठियाँ छोड़ कर गए, 3 सिगरेट के लाइटर छोड़ कर गए, शेरवानी उनकी फटी हुई जब शहीद होते हैं। सही। तो ये तो कायद-ए-आज़म का तो वो खुद गांधी ने भी तस्लीम किया, और माउंटबेटन ने भी तस्लीम किया, इटली ने तस्लीम किया, अप्रिशिएट करते थे, अप्रिशिएट किया। और सबसे आखिरी बात जो है, स्टैनले वॉलपर्ट ने जो कायद-ए-आज़म की बायोग्राफी लिखी है, उसने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो तारीख का धारा मोड़ते हैं, उससे भी बहुत कम लोग हैं जो जोग्राफिये में तब्दीली करते हैं, और वो तो शायद ही कुछ लोग हों जो एक मुल्क बनाते हों। सर, अब मुझे बताएं, आपने जैसे बताया कायद-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कवानीन हैं, जो उन्होंने असूल बताए, उससे आज हम कितना डेविएट कर गए, कितना दूर चले गए हैं कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इतने बड़े क्राइसिस आ गए, मार्शल लॉ लग गए, जमहूरियतें जल नहीं सकीं, इदारे बन नहीं सके, आम बंदा पिसता गया, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका। और ये वो तमाम चीज़ें जिसके वाले से कायद-ए-आज़म साहब ने मुख्तलिफ़ स्पीचेस में मेंशन किया है। देखिए, सरदार अब्दुर्रब निश्तर और ख्वाजा नाज़मुद्दीन और फातिमा जना के बाद कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो नज़रियाती लीडर है। ये मुल्क एक नज़रियाती मुमलकत है, और जब तक हम नज़रियाती, अब इसराइल भी नज़रियाती मुमलकत है। 48 में वह पार्लियामेंट का पहला इजलास होता है, तो वहाँ ये बात होती है कि व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इसराइल। तो वो खड़ा हो जाता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, कहता है तोरा, तोरात,
इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। कायद आज़म की 25-30 तकरीरें में कि कुरान विल बी आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने दे रहे। और अपना हर आदमी आता है, जो भी डिक्टेटर हो, सिविलियन हो, अपनी मतलब के वो उसमें अमेंडमेंट कर करके उस कॉन्स्टिट्यूशन का भी इन्होंने तिया पांचा कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता और इस पर इम्प्लीमेंट, आज जैसे उर्दू की बात की सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई तुमने तो 73 में कहा था कि 15 साल के बाद उर्दू हो जाएगी, तो ये क्यों नहीं हुई? इसकी और कई शिक्के हैं कि आप फंडामेंटल राइट्स दें एजुकेशन को। और उनका पहला असूल यही था कि एजुकेशन इज़ रेवोल्यूशन। उन्होंने 3-5 साल मनसूबे बनवाए थे। एक प्लानिंग कमीशन बनाया था पाकिस्तान बनने से पहले, ठीक है। वो अभी भी स्टेट बैंक की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। उसमें एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है, सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन को दो। ठीक है। अब आप ये देखें सबसे कम बजट एजुकेशन का है। और ये कायद-ए-आज़म की जो 11 सितंबर तकरीर थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में करप्शन और जागीरदारी ख़त्म कर दो। आज का जो सियासतदान है, PTI है, PMLN है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जितनी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सियासी जमातों में और उस वक्त की जो तहरीक थी, तहरीक आज़ादी, जो कि आगे चलकर मुस्लिम लीग जो बननी थी, जो असल जो मुस्लिम लीग थी, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? लीडरशिप का फ़र्क है सर, मैनिफेस्टो का फ़र्क है, या आप समझते हैं कि नीचे कारकुन में वो जोश और जज्बा नहीं है जो उस वक्त के कारकुन में था? असल में जो पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है वो इनको सियासी पार्टियां नहीं कहेगा। ये फैमिली एक लिमिटेड कंपनियां हैं। ठीक। आप सबको ये देख लें, 90% जो पार्टियां हैं वो चूँकि बाप ये था तो बेटा वो है, तो दादा ये था तो नाना ये था, ये और फ़ख्र से कहते हैं। बात यह है कि कायद आज़म का एक भांजा 44-45 में आई चुंदरीगर, नाम सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर आया, वो लेकर आया कि इसको मैं प्राइमरी की वार्ड की फलानी जगह का कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहता हूँ, क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो डिस्क्वालीफाइड है। कायद-ए-आज़म ने, उन्होंने पूछा ये चुंदरीगर ये हो, इसकी कोई बड़ा अच्छा है, एक्टिव है, पढ़ा लिखा है, इसको चेयर, कहते इज़ डिस्क्वालीफाइड। कहते क्या? कहते बिकॉज ही इज़ माई रिलेटिव। नंबर 2, यहाँ उनका भाई आता है अली मोहम्मद, वो यहीं थे कराची में, मैं उनसे मिल भी चुका। उसने लिखा हुआ संडे वाले दिन ब्रदर ऑफ कायद आज़म, कि उसने कहा संडे को तो कायद आज़म फारूक हूँ, मैं मिलने जाता हूँ। तो सेक्रेटरी ने जाके दिया इसके ये आए हुए हैं। तो कायद आज़म ने पहले तो कलम उठाया, उस पर काट दिया ब्रदर ऑफ कायद आज़म, और उसको बोल दिया कि इसको बोलो कि जब यहाँ गवर्नर जनरल हाउस में तुमने कभी भी नहीं आना। पीर भाई एडवोकेट, ये भी इनका भांजा था, उसने कहा जी मैंने वकालत मेरी बम्बे में चल रही है, तो मैं आया हूँ आपसे मशवरा करने के, मैं कराची से। कहने लगा फॉर यू विल बी हैविंग वेरी बिग केसेस बिकॉज तुम मेरे भांजे हो, तुम्हें बड़े केस मिलेंगे, मैं बदनाम होऊंगा। पहली फ्लाइट से या पहले जहाज से गो बैक टू बम्बे। कोई रिश्तेदार, और इवन फातिमा जना को उन्होंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, बिल्कुल। आप ये देखें, अब तो ये आप सियासी जमातों के सियासी जमातों की आदिल साहब तौहीन ना करें। सर ये एक फैमिली ग्रुप्स हैं। ठीक है सर, इस सिस्टम को, इस जमहूरी निज़ाम को यही सियासी जमातें चला रही हैं। ये डिलीवर भी नहीं कर रही, ये अपने अंदर जमहूरियत भी नहीं ला रही, ये असूल पसंद सियासत भी नहीं कर रही, ये कायद-ए-आज़म के जो कॉल हैं उन पर अमल भी नहीं कर रही, अवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली भी नहीं ला रही। तो जैसे कि आपने बताया कि फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं, तो ये फिर कैसे पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगी? और देखिए, एक अब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बहरहाल मैंने एक अपना चार्टर्ड बनाकर भेजा है, ये जो एक कमेटी बनी हुई है कौमी असम्बली की, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। जी। और वो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भेजा है, और भी लोगों को जा रहा है। तो उसमें अगर नंबर 1 तो ये करें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें खुद इलेक्शन
इलेक्शन कमिश्नर कराए, ठीक है, और फिर जो आदमी एक दफ़ा सदर बन जाए वो दोबारा ना बने। दोबारा, और ये हर साल हो। जैसे कायदे हर साल प्राइमरी का मेंबर बनते थे, वार्ड का मेंबर, बम्बे प्रोविंस का मेंबर, फिर मरकज़ में हर साल। तो लोगों ने कहा जी आप ताहयात बन जाएं, तो उसने कहा नहीं, मुझे जवाबदेह होना है अपनी। मौरूसी सियासत खत्म होनी चाहिए। मौरूसी सियासत ने, और वो तभी ख़त्म होगी जब आप इलेक्शन विद इन द पार्टी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन करवाए। सर एंड में दो बुनियादी बातें मैंने कही। रियासत हमारी, उसने न्यूट्रलिटी का रोल अदा नहीं किया। कायद-ए-आज़म साहब ने कहा था कि स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, कि किसका क्या रिलीजन है, कौन क्या अकायद रखता है, स्टेट को इससे कोई काम नहीं है। हमारी रियासत ने एक ख़ास मजहबी तबके फ़िक्र को सपोर्ट किया, एक ख़ास के ख़िलाफ़ गए, इसी वजह से मसाइल बढ़े, मिलिटेंसी बढ़ी, सारी तमाम चीज़ें बढ़ी। आप समझते हैं कि रियासत ने वाकई न्यूट्रल रोल नहीं प्ले किया और आगे चलकर रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, रियासत को असल में लोगों ने रियासत का नाम खुल के नहीं लेते। अभी जब रियासत की बात होती है तो वो लोग आर्मी को रियासत समझते हैं। ठीक, दिस इज़ नॉट रियासत। ये एक कंपोजिटिव, एक 3 अदारे हैं रियासत के। पार्लियामेंट है, आर्मी है, मुकन्ना है, जुडिशरी है। ये सारे अदारे जो हैं, अब मीडिया भी आ गया। मीडिया का तो अब अभी राहील साहब, शरीफ साहब, ये भी एक नए शरीफ आ गए, बहुत शरीफ है, उन्होंने भी अभी मीडिया का तरह। अब मीडिया जो काम कर रहा है ये एक्चुअली एजुकेट कर रहे हैं नई नस्ल को, और ये कुछ छुपा नहीं रहा। ठीक है, ये कुछ छुपा नहीं रहा। लीडर छुपा लेते हैं, मीडिया नहीं छुपाता, क्योंकि छुपा नहीं सकता। इसलिए कि अगर एक मीडिया हाउस छुपाता है तो दूसरा 2 मिनट के बाद बात को ले आता है। इनमें खुद ये जो कंपटीशन चल रहा है ना, जी जी, ये जो अब छुपाने वाली कोई बात नहीं। ठीक है आज़ाद साहब, फाइनली आखिरी सवाल। आज 68 बरसों बाद आज भी हम कायद के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान के फ़र्क की बात कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, निज़ाम की बात कर रहे हैं, और कायद-ए-आज़म साहब के अक़वाल की बात कर रहे हैं। सर ये कब तक ये हम इस फ़र्क की डिबेट करते रहेंगे? कब ये फ़र्क कम होता हुआ शुरू होगा? कब बिगिनिंग स्टेप क्या होगा? बिगिनिंग स्टेप तो ये है कि अभी किर्गिस्तान एक मुल्क है, उसमें जितने भी मिनिस्टर हैं वो PhD है। ठीक, आप क्वालिफ़िकेशन रखें, MNA की क्वालिफ़िकेशन, अभी BA की उसने क्वालिफ़िकेशन रखी थी, तो 170 जाली डिग्री वाले आ गए थे। ठीक है, तो ये जब तक अंदर से रिफॉर्म्स नहीं होंगी उस वक्त तक हम अपनी मंजिल तक। हर एक ने हलफ उठाया, आई विल एडहियर टू द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। बिल्कुल, ये सब ने कसम उठाई हुई है, सब ओथ लेते हैं। बिल्कुल, सब ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ को भी ये तोड़ रहे हैं। तो ये भी एक नज़रियाती मुल्क है, आपका अदारा नज़रियाती है, आपकी टीम नज़रियाती है, ये मुल्क नज़रियाती है। जब तक हम नज़रियाती लोगों को आगे नहीं लाएंगे हमारी मंजिल आसान नहीं होगी। ठीक है आज़ाद साहब, आपसे डिटेल में बात, आपकी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। 11 सितंबर 1948 के हवाले से हमने आज के इस प्रोग्राम में डिबेट की और ये जानने की कोशिश की कि कायद के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। सो फ़र्क जो हमने आज़ाद बिन हैदर साहब से गुफ्तगू करके समझा, और डॉक्टर जाफ़र साहब से जो कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनसे गुफ्तगू करके समझा कि कानून की बालादस्ती और निज़ाम में जो कंसिस्टेंसी है वो हमें नज़र नहीं आ रही। वो तब नज़र आएगी कि जब हर बंदा अपना किरदार अदा करेगा, जब हम ज़ाती मफाद को पीछे रखेंगे और कौमी मफाद को तरजीह देंगे। और ये जज्बा और ये स्पिरिट और नेशन बिल्डिंग का स्पिरिट रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, तालिब इल्म, सबको ये जज्बा रखना है, तब जाकर हम एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड होंगे। कायद के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में जो गैप है, जो कायद-ए-आज़म साहब के जो अक़वाल हैं उनको मद्देनज़र रखकर उनकी गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना है। सो जितनी इदारों को दोबारा से तामीर नौ और रिफॉर्म्स की ज़रूरत शायद आज है, इससे पहले कभी नहीं थी। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।